जब कश्ती साहिल से लगी तो उसके अंदर से एक औरत बाहर निकली। उसकी शक्ल सूरत वहाँ मौजूद किसी भी जापानीज इंसान से नहीं मिलती थी। जापान के आर्काइव्स में 3 ऐसी किताबें मौजूद हैं जो इस वाक़ये की गवाह हैं। मगर हैरत की बात यह है कि ये तीनों किताबें एक ही वाक़ये को थोड़ा अलग-अलग दिखाती हैं। क्या कोई ऐसी खातून किसी जहाज से गायब हुई थी? क्या किसी नेवी ने अपना कोई एक्सपेरिमेंटल क्राफ्ट खोया था? जवाब मिला नहीं। आखिर उस 2 फुट के चौकोर बॉक्स में ऐसा क्या था जो उसकी जान से भी ज़्यादा कीमती था? उस दौर के जापानीज स्कॉलर्स ने इसका एक बहुत ही दर्दनाक जवाब ढूंढा है। तारीख के पन्नों में कुछ ऐसे वाक़यात दफन हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। एक ऐसी कहानी जो 200 साल से ज़्यादा पुरानी है, मगर आज के साइंटिस्ट और यूएफओलॉजिस्ट के लिए एक पहेली बनी हुई है। 22 फरवरी 1803 जापान का एडो पीरियड। ये वो वक्त था जब जापान ने अपनी सरहदों को दुनिया के लिए बंद कर रखा था। ना कोई अंदर आ सकता था और ना ही कोई बाहर जा सकता था। लेकिन उस दिन हिटाची की प्रोविंस के हरियादोरी साहिल पर मछुआरों ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी सदियों पुरानी सोच को हिलाकर रख दिया। समंदर की लहरों पर एक अजीबोगरीब चीज तैरती हुई किनारे की तरफ आ रही थी। मछुआरों ने समझा कि शायद ये किसी जहाज का मलबा है, मगर जब वो चीज करीब आई तो उनके होश उड़ गए। ये एक गोल कश्ती थी जो तकरीबन 5 मीटर चौड़ी थी। इसका निचला हिस्सा सख्त लोहे या ब्रॉन्ज जैसा था और ऊपर का हिस्सा शीशे की खिड़कियों से बना था। इन्होंने इसे नाम दिया उस्तुरो बुने, यानी खाली कश्ती। जब कश्ती साहिल से लगी तो उसके अंदर से एक औरत बाहर निकली। उसकी शक्ल सूरत वहाँ मौजूद किसी भी जापानीज इंसान से नहीं मिलती थी। उसका कद दरमियाना था, रंगत निहायत सफेद और बाल सुर्ख और सफेद थे। उसने जो लिबास पहना था वो निहायत कीमती और अजीब मटेरियल का था, ऐसे कपड़े जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। उस औरत की जबान और हुलिये की बात करते हैं तो हमें इंसानी तारीख में कोई दूसरी मिसाल ऐसी नहीं मिलती। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक वो औरत निहायत मेहरबान थी, मगर उसकी जबान किसी एलियन कोड की तरह थी। एक्सपर्ट्स ने इसे लिंग्विस्टिक डेड एंड का नाम दिया है। उसके बाल सुर्ख और सफेद थे, जिनमें अजीब तरह के सफेद धागे लगे हुए थे जो उस वक्त के जापान में से नामुमकिन थे। उसने जो कपड़े पहने थे वो अननॉन सिल्क के थे जो पानी से गीले नहीं होते थे। उसकी आंखें और आईब्रोज इतनी सफेद और चमकदार थी कि लोग डर जाते थे। मॉडर्न साइंस के मुताबिक ये एल्बिनिज्म नहीं था, बल्कि ये किसी ऐसी मखलूक का हुलिया था जो किसी ऐसे प्लेनेट से आई हो जहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम होती है। मगर सबसे अजीब बात उस औरत का रवैया था। वो किसी ऐसी जबान में बात कर रही थी जो ना तो जापानीज थी और ना ही चाइनीज, और ना ही किसी ऐसी पुरानी मालूम जबान से मिलती थी। वो बार बार एक छोटे चकोर बॉक्स को अपने सीने से लगाए हुए थी। वो बॉक्स उसके लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती मालूम होता था। जब हम उस्तुरो बुने की बात करते हैं तो ये कोई अफसाना नहीं रहता। जापान के आर्काइव्स में 3 ऐसी किताबें मौजूद हैं जो इस वाक़ये की गवाह हैं। मगर हैरत की बात यह है कि ये तीनों किताबें एक ही वाक़ये को थोड़ा अलग-अलग दिखाती हैं। चलिए इनका गहरा मुताला करते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम किताब, जिसका नाम जापानीज में तोइंशो सेत्सु यानी द कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड। इस किताब को लिखा था बेकिन ताकीजावा ने, जो उस दौर का एक बहुत बड़ा स्कॉलर था। इस किताब की खासियत ये है कि ये साइंटिफिक अंदाज में लिखी गई है। इसमें कश्ती का साइज 1.35 ज़ेंग यानी तकरीबन 5.4 मीटर बताया गया है। बेकिन ताकीजावा ने लिखा कि कश्ती का निचला हिस्सा ब्रॉन्ज प्लेट्स से बना था जो ऊपर से नीचे की तरफ बंद होती थी। इसका मतलब है कि वो कोई सील टाइट टेक्नोलॉजी थी। इस किताब में लिखा है कि कश्ती के अंदर जो सिंबल्स थे वो एंशिएंट स्क्रिप्ट से मिलते जुलते थे, मगर उनका मतलब कोई नहीं निकाल सका। इसमें उस औरत के हुलिये को सबसे ज्यादा इंसान की तरह दिखाया गया है। दूसरी किताब है योरियो किशु, जिसका मतलब है डायरी ऑफ शिपरेक्स। ये किताब सिर्फ उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखती थी जो समंदर की लहरों पर तैरती हुई जापान पहुंचती। इस किताब में एक बहुत बड़ी डिटेल मिलती है जो दूसरी किताबों में नहीं है। इसमें बताया गया है कि कश्ती के अंदर सॉफ्ट कारपेट्स यानी नरम कालीन बिछे हुए थे। इसमें जिक्र है कि उस औरत के पास कुछ मीट जैसा खाना था और एक केक जैसी चीज़ थी।
ये डिटेल इसलिए अहम है क्योंकि 1803 की जापान में ब्रेड या केक का कॉन्सेप्ट न होने के बराबर था। इस किताब की ड्राइंग्स में कश्ती के ऊपर ट्रांसपेरेंट विंडोज यानी शीशे की खिड़कियां बहुत वाज़ेह दिखाई गई हैं। तीसरी और सबसे अजीब किताब है उमे नो चीरी। इसे नागाहाशी माताजीरो ने लिखा था। ये किताब इस वाक़ये के 40 साल बाद लिखी गई, मगर इसमें ऐसी बातें हैं जो पहले कभी नहीं सुनी। इसमें लिखा गया है कि उस औरत के बाल सिर्फ सुर्ख नहीं थे, बल्कि उनमें वाइट फर्स या वाइट स्ट्रिंग्स जैसी कोई चीज़ जुड़ी हुई थी, जो आजकल की फाइबर ऑप्टिक्स या इलेक्ट्रिकल वायर्स की तरह लगती हैं। इस किताब ने बॉक्स वाली थ्योरी को बहुत मजबूत किया। माताजीरो ने लिखा कि वो औरत उस बॉक्स को ऐसे पकड़ती थी जैसे उसमें उसकी रूह बंद हो। इस किताब में इस वाक़ये को स्पिरिचुअली और डर के नज़रिए से देखा गया। इसने बताया कि कैसे गांव वालों ने उस औरत की गैर इंसानी खूबसूरती से डरकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। इन तीनों किताबों का मुवाजना करें तो एक बात साफ है, 1803 में हिटाची के साहिल पर कुछ तो ऐसा उतरा था जो उस दौर की साइंस से बहुत आगे का था। 3 अलग अलग राइटर्स, 3 अलग अलग दौर, मगर कहानी वही एक गोल कश्ती, एक पुरस्कार औरत, एक ऐसा राज जो सदियों बाद भी हल नहीं हो सका। जब हम उस कश्ती के दरवाजे से अंदर झांकते हैं तो हम 1803 से निकलकर एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जो उस वक्त के इंसान के लिए नामुमकिन थी। मछुआरों ने जो अंदर देखा वो सिर्फ सामान नहीं था, बल्कि एक बायोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल पहेली थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक कश्ती के फर्श पर 2 नरम कालीन बिछे हुए थे। जापानीज लोग तातामी मैट्स यानी घास के बने कालीन के आदी थे, मगर ये कालीन उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। ये इतने नरम थे कि पैर रखते ही अंदर धंस जाते थे। मॉडर्न साइंस के मुताबिक क्या ये कोई शॉक एब्जॉर्प्शन सिस्टम था? स्पेस क्राफ्ट में अक्सर नम सतह इस्तेमाल होती हैं ताकि लैंडिंग के वक्त झटका ना लगे। मछुआरों ने लिखा था कि वो कालीन उनके लिए बिल्कुल नई थी, ना ये ऊँट था ना रेशम। कश्ती के एक कोने में 2 बोतल पानी मौजूद था, मगर ये बोतल्स मिट्टी या धात की नहीं थी, बल्कि क्रिस्टल क्लियर मटेरियल की थी। और खाना, मछुआरों के मुताबिक ये केक या दलिया था। 1803 के जापान में ब्रेड या केक का कोई वजूद नहीं था, तो उन्होंने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? शायद वो प्रोटीन बार या कॉम्प्लेक्स स्पेस फूड था जो लंबे सफर के लिए बनाया गया था। ये खाना दिखने में तो दलिए जैसा था, मगर इसकी खुशबू बिल्कुल अलग थी। ये वो पॉइंट है जहाँ ये कहानी साइंस फिक्शन बन जाती है। एक ऐसी कश्ती जो हजारों माइल्स का सफर तय करके आई, उसमें ना कोई चप्पू थे, ना कोई बदबान, ना कोई स्टीयरिंग व्हील और ना ही कोई कंपास। अगर एक कश्ती में रास्ता देखने का कोई आला ही नहीं है तो वो रास्ता कैसे ढूंढ रही थी? क्या वो जीपीएस जैसी किसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से जुड़ी थी, या फिर वो प्री प्रोग्राम थी कि उसे एक खास जगह जैसे जापान पर ही लैंड करना है? 1803 के लोगों के लिए ये जादू था, मगर आज हम इसे ऑटोनोमस नेविगेशन कहते हैं। खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे जो किसी फाइबर से बने थे। जब पर्दा हटाया जाता तो बाहर का मंजर बिल्कुल साफ नजर आता, मगर ये शीशा इतना मजबूत था कि समंदर का नमक और लहरों का दबाव इस पर एक खराश तक नहीं डाल सका। जापान उस वक्त सकुको यानी हर मुल्क से लाताल्लुक था, पूरी दुनिया से अलग थलग। जब हिटाची के साहिल पर ये अजीब कश्ती लैंड हुई तो पहला शब्द जो हुकूमत के जहन में आया वो था जासूसी। क्या ये किसी दुश्मन मुल्क की नई चाल थी? मगर जब एक्सपर्ट्स ने गौर किया तो ये थ्योरी मिट्टी में मिल गई। जासूसी का पहला उसूल होता है स्टेल्थ यानी छुप कर आना। 1803 में रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका जापान पर नजर रखे हुए थे, मगर उनका तरीकाकार लकड़ी के जहाज और पुराने नक्शे थे। अगर उन्हें कोई जासूस भेजना होता तो वो ऐसी चमकती हुई अजीब शक्ल की कश्ती में क्यों भेजते जो दिन के उजाले में किसी अजूबे की तरह नजर आ रही थी? उत्सुरो बुने का डिजाइन दुनिया की किसी भी नेवी के रद्द अमल से मेल नहीं खाता था। ये किसी जासूस का काम नहीं, बल्कि किसी विजिटर का अंदाज था जिसे पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में दुनिया की ताकतवर तरीन नेवी ब्रिटिश रॉयल नेवी थी। उनके जहाज लकड़ी के थे। आयरन क्लैड या लोहे के जहाज तो अगले 50 सालों तक इजाद ही नहीं हुए थे। तो फिर उत्सुरो बुने का निचला हिस्सा जो ब्रॉन्ज और आयरन की प्लेट से बना था, कहां से आया? अगर कोई मुल्क इतनी एडवांस धात साजी रखता होता कि वो ऐसी वाटर टाइट मेटल कश्ती बना सके तो वो दुनिया पर कब्जा कर चुका होता।
जापान के पसीने छूट गए थे ये सोचकर कि उनका मुकाबला एक ऐसी टेक्नोलॉजी से हो रहा है जो उनकी समझ से सदियों आगे है। चलिए एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि वो जासूस थी। एक जासूस का काम होता है लोगों में घुल मिल जाना, मगर ये औरत, इसका हुलिया, इसके लाल बाल, इसकी अजीब जबान, ये तो दूर से ही बता रही थी कि यहाँ की नहीं है। एक जासूस दुश्मन के मुल्क में इतना एग्जॉटिक बनकर नहीं जाता। उसने कोई मालूमात जमा करने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ मुस्कुराती रही और अपने बॉक्स को बचाती रही। उसका बर्ताव किसी जासूस जैसा शातिर नहीं, बल्कि किसी भटके हुए मुसाफिर जैसा था। हिस्टोरियंस ने उस वक्त के तमाम बड़े मुल्कों के रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। क्या कोई ऐसी खातून किसी जहाज से गायब हुई थी? क्या किसी नेवी ने अपना कोई एक्सपेरिमेंटल क्राफ्ट खोया था? जवाब मिला नहीं। दुनिया के किसी भी रिकॉर्ड में ऐसी किसी कश्ती का जिक्र नहीं मिला जो जापान की तरफ भेजी गई हो। तो अगर ये इंसानी जासूस नहीं थी और दुनिया के किसी नेवी ने इसे नहीं बनाया था, तो फिर ये हिटाची के साहिल पर कहां से टपक पड़ी? इसका जवाब किसी मुल्क के नक्शे में नहीं, बल्कि सितारों में छुपा हो सकता है। उत्सुरो बुने की दास्तान में सबसे हैरान कुन चीज उस औरत का हुलिया या उस कश्ती का मटेरियल नहीं था, बल्कि वो निशानियां थीं जो उसकी कश्ती की दीवारों पर बनी हुई थी। ये 4 सिंबल्स सिर्फ निशान नहीं थे, ये एक ऐसी पहेली थी जिसने सदियों से दुनिया के बड़े बड़े क्रिप्टोलॉजिस्ट और लिंग्विस्टिस्ट को चक्कर में डाला हुआ था। जब ये वाकया हुआ तो जापान के स्कॉलर्स ने सोचा कि शायद ये किसी पड़ोसी मुल्क की जबान है। उन्होंने इसे चाइनीज कांजी से मिलाया, मगर कोई इशारा ना मिला। उन्होंने इसे कोरियन और डच अल्फाबेट से कंपेयर किया, मगर नाकामी हुई। बाद में मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इसे एंशियंट ग्रीक, रोमन, लैटिन और यहाँ तक के हिब्रू यानी यहूदी जबान के पुराने नक्शों में ढूंढा, मगर ये सिंबल्स किसी भी इंसानी अल्फाबेटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं लगे। ये ना तो लेटर्स थे और ना ही नंबर्स। तो फिर ये क्या थे? अगर आप इन सिंबल्स को गौर से देखें तो इनमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल है, एक सर्कल के अंदर बने हुए ट्रायंगल्स और उनके बीच में से गुजरती हुई लाइन। मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये निशान किसी सितारों का नक्शा या नेविगेशन कोऑर्डिनेट्स की तरफ इशारा कर सकते हैं। शायद वो औरत हमें ये नहीं बता रही थी कि वो कौन है, बल्कि ये बता रही थी कि वो कहाँ से आई है। ये सिंबल्स शायद उसके प्लेनेट या उसके रास्ते का कोड थे। दुनिया में हजारों यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं, मगर उत्सुर पुणे का किस्सा तब तक एक पुरानी जापानीज दास्तान समझा जाता रहा, जब तक 1980 में इंग्लैंड के एक घने जंगल में कुछ ऐसा नहीं मिला जिसने तारीख के सारे पन्नों को हिलाकर रख दिया। ये था रैंडलशैम फॉरेस्ट इंसिडेंट, जिसे ब्रिटेन का रोजवेल भी कहा जाता है। दिसंबर 1980 की एक सर्द रात अमेरिकन एयरफोर्स के सर्जेंट जिम पेनिस्टन ने एक अजीब क्राफ्ट को जंगल में लैंड होते देखा। जब वो उसके करीब गया तो उसने देखा कि क्राफ्ट की सतह पर कुछ अजीब निशानियां थीं। पेनिस्टन ने अपनी नोटबुक में उस सिंबल्स को वैसे ही उतार लिया। जब यूएफओलॉजिस्ट ने पेनिस्टन के स्केच को 1803 के जापानीज ड्राइंग के साथ मिलाकर देखा तो उनकी हैरत की इंतहा ना रही। 80% मिलती जुलती। ये कोई मामूली फर्क नहीं था। दोनों जगह वही मखसूस ट्रायंगल जिसके अंदर 2 सर्कल थे। दोनों जगह वही सीधी लाइंस जो एक खास एंगल से एक दूसरे को काट रही थी। 180 साल का फर्क, हजारों माइल्स का फासला, मगर निशानियां बिल्कुल वही। क्या ये उस एलियन रेस का सिग्नेचर था? पेनिस्टन ने दावा किया कि उन सैंपल्स को छूने के बाद उसके जहन में एक बाइनरी कोड 0 और 1 का सिलसिला फीड हो गया था। जब सदियों बाद उस कोड को डिकोड किया गया तो उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स यानी रास्ता बताने वाले नंबर्स निकले। इन कोऑर्डिनेट्स में एंशिएंट साइट जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स और हाई ब्राजील एक पुरअसरार गायब जजीरे का जिक्र था। सवाल ये है कि क्या उत्सुरो बुने की वो औरत भी हमें वही कोऑर्डिनेट्स दे रही थी जो पेनिस्टन को 180 साल बाद मिले? क्या वो दोनों एक ही मिशन का हिस्सा थे? कुछ लोग कहते हैं कि ये सिंबल्स यूनिवर्सल लैंग्वेज हैं, ऐसा कोड जो हर वो मखलूक समझ सकती है जो स्पेस ट्रेवल कर सकती हो। इन्हें लोगोग्राम्स कहा जाता है, जहाँ एक निशान पूरा एक कॉन्सेप्ट बयान करता है। वो 4 सिंबल्स आज भी हमारी समझ से बाहर हैं, मगर वो इस बात का ठोस सबूत हैं कि 1803 में जो कुछ हिटाची के साहिल पर उतरा था वो इस दुनिया का नहीं था। वो किसी ऐसी जगह से आया था जहाँ की ज़बान हम इंसानों के लिए आज भी एक बंद दरवाज़ा है। यूएफओलॉजिस्ट इस पर एक दिलचस्प थ्योरी पेश करते हैं। शायद ये मखलूक वक्त और मकाम से ऊपर है।
ان کے لیے 180 سال کا وقفہ صرف کچھ منٹ کے برابر ہے۔ وہ ایک ہی فلیٹ ہو سکتا ہے جو صدیوں سے زمین کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ 1803 میں انہوں نے جاپان کو چنا کیونکہ وہ دنیا سے الگ تھا، اور 1980 میں انہوں نے ایک مخصوص ملٹری بیس کو چنا۔ اگر یہ سمبلز واقعی ایک ہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اتسورو بنے صرف جاپان کا فولکلور نہیں ہے، یہ انسانیت کے اس گلوبل انکاؤنٹر کا پہلا ثبوت ہے جو آج بھی جاری ہے۔ ہم اب بھی ان نشانیوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اتسورو بنے کی داستان میں اگر کوئی چیز اس عورت سے بھی زیادہ اہم ہے تو وہ تھا اس کا وہ 2 فٹ لمبا صندوق۔ چشمدید گواہوں کے مطابق اس نے پوری ملاقات کے دوران اس باکس کو ایک پل کے لیے بھی اپنے سے الگ نہیں کیا۔ آخر اس 2 فٹ کے چوکور باکس میں ایسا کیا تھا جو اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی تھا؟ اس دور کے جاپنیز اسکالرز نے اس کا ایک بہت ہی دردناک جواب ڈھونڈا ہے۔ انہوں نے پرانی داستانوں کا حوالہ دیا کہ اگر کوئی ہائی رینکنگ خاتون کسی معمولی شخص سے محبت کرتی تھی تو سزا کے طور پر اس لور کا سر کاٹ کر اس کو باکس میں رکھ دیا جاتا تھا اور اس عورت کو اسی باکس کے ساتھ سمندر میں بہا دیا جاتا تھا۔ اس تھیوری کے مطابق اس عورت کا غصہ اور دکھ اس کی محبت کی حفاظت تھی۔ مگر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر یہ صرف ایک سزا تھی تو وہ اتنی ایڈوانس کشتی کہاں سے لائی؟ کیا کسی مجرم کو لوہے اور شیشے کی فیوچرسٹک کرافٹ میں بہا دیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب سائنس فکشن کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ عورت کسی اور پلینٹ یا کسی پیرالل یونیورس سے آئی تھی تو ہماری زمین کی آکسیجن یا ایٹماسفیئر اس کے لیے زہر ہو سکتا تھا۔ یوایفولوجسٹ کہتے ہیں کہ وہ باکس کوئی پورٹیبل لائف سپورٹ سسٹم ہو سکتا ہے۔ شاید وہ باکس اس کے لیے وہ مخصوص ہوا یا پریشر پیدا کر رہا تھا جو اسے زندہ رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ جب مچھواروں نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ ڈر گئی، کیونکہ باکس کا کھلنا یا خراب ہونا اس کی موت ثابت ہو سکتا تھا۔ ایک اور حیرت انگیز تھیوری یہ ہے کہ وہ باکس ایک ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس یا بلیک باکس تھا۔ اس میں شاید اس کے سفر کا سارا ریکارڈ، اس کے پلینٹ کی انفارمیشن اور راستہ دکھانے والے نیویگیشن میپس محفوظ تھے۔ یاد رہے، رینڈل چیم فارسٹ انسیڈنٹ میں بھی بائنری کوڈ کا ذکر آیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس باکس کے اندر وہی کوڈ محفوظ تھا جو بعد میں 1980 میں دوبارہ دکھا؟ ریکارڈز بتاتے ہیں کہ وہ عورت ویسے تو بہت نرم اور مسکرانے والی تھی، مگر جیسے ہی کسی نے اس کے باکس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا رویہ بالکل بدل گیا۔ اس نے ایک عجیب چیخ ماری اور باکس کو اپنے سینے سے چپکا دیا۔ اس کے غصے میں ڈر چھپا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ انسان ابھی اتنے سویلائز نہیں ہوئے کہ اس ٹیکنالوجی کا بوجھ اٹھا سکیں۔ اس نے اس باکس کو بچا کر دنیا کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا لیا، یا شاید ہمیں ایک بہت بڑے سبق سے محروم کر دیا۔ آخر میں وہ اس باکس کو لے کر واپس لہروں میں کھو گئی۔ نہ وہ باکس ملا نہ اس کا راز، مگر وہ باکس اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ وہ صرف ایک مسافر نہیں تھی، وہ کسی مشن پر تھی۔ فروری 1803 کی شام، جب تاریخ رخ بدل سکتی تھی، وہ عورت ساحل پر کھڑی تھی، شاید امید کی نظر سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی، مگر ان لوگوں کی آنکھوں میں تجسس نہیں بلکہ ڈر تھا، ایک ایسا ڈر جو صدیوں سے انسانی فطرت کا حصہ رہا ہے۔ وہاں موجود لوگوں نے ایک پنچایت بٹھائی۔ ان کا طریقہ نہایت سادہ اور خوفناک تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ عورت کوئی دیوی ہوئی اور ہمیں اس کی بے حرمتی کی تو گاؤں پر آفت آ جائے گی، اور اگر یہ کوئی چڑیل یا بدروح ہوئی تو یہ ہماری نسل تباہ کر دے گی۔ ریکارڈز میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے کہا، پہلے بھی ایسے لوگ سمندر سے آئے ہیں اور ان کے آنے سے صرف مصیبت آئی ہے، بہتر ہے کہ ہم اسے وہیں بھیج دیں جہاں سے یہ آئی ہے۔ انسانی ڈر نے تحقیق کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ عورت چاہتی تو مزاحمت کر سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنی اس خالی کشتی میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا وہ پراسرار باکس دوبارہ اپنے سینے سے لگا۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ دنیا ابھی اس کے راز جاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب وہ کشتی کے اندر گئی اور دروازہ بند ہوا تو مچھواروں نے اس ہولو شپ کو لہروں میں دھکیل دیا۔ اس نے کوئی شور نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، وہ بس ایک پراسرار مسافر کی طرح چلی گئی۔ اس دن ہم نے صرف ایک عورت کو واپس نہیں بھیجا تھا، بلکہ ہم نے انٹرسٹیلر نالج کا ایک دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ وہ باکس، وہ سیمبلز، وہ میٹل فٹڈ کرافٹ، اگر آج ہمارے پاس ہوتے تو شاید انسانیت آج ستاروں پر بس رہی ہوتی۔ 1803 میں جاپان کے پاس نہ تو لوہے کے جہاز تھے اور نہ ہی شیشے کی ایسی مضبوط ونڈوز۔
تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کوئی ٹائم ٹریول تھا، یا پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم سے پہلے اس زمین پر کوئی اور مخلوق رہ رہی تھی جو سمندر کی گہرائیوں سے باہر آئی؟ کیا وہ عورت آج بھی سمندر کی لہروں میں بھٹک رہی ہے، یا وہ اپنے گھر پہنچ گئی؟ جاپان کے اس ساحل پر آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب رات گہری ہوتی ہے تو دور سمندر میں ایک نیلی روشنی چمکتی ہے۔ شاید اتسو بنے آج بھی کسی ایسی جگہ کی تلاش میں ہے جہاں ڈر پر تجسس جیت جائے۔ اتسورو بنے آج بھی سمندر کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہے۔ سائنس کے لیے یہ ایک پراسرار ان آئیڈینٹیفائڈ سبمرجڈ آبجیکٹ ہے، جبکہ تاریخ کے لیے یہ انسانی ڈر اور ایک ادھوری ملاقات کا افسوس۔ شاید وہ عورت کسی دوسری دنیا سے آئی تھی، یا شاید وقت کے کسی اور حصے سے بھٹک کر ہم تک پہنچی تھی، مگر ایک بات طے ہے، اس دن دنیا نے ایک ایسے راز کو کھو دیا جو شاید دوبارہ کبھی دستک نہ دے۔ اتسورو بنے ایک ایسی داستان ہے جو حقیقت اور خیال کے درمیان کھڑی ہے۔ اگلی بار جب آپ سمندر کی لہروں کو دیکھیں تو یاد رکھیے، شاید کوئی اور بھی ہے جو وہاں سے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کائنات رازوں سے بھری ہے۔ اگلی بار جب کوئی انجانی چیز آپ کے دروازے پر دستک دے تو ڈرنا مت، کیونکہ شاید وہ تاریخ بدلنے کا ایک موقع ہو۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا تھا؟ آپ بتائیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔